नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपसे डिस्कस करेंगे। इनकी संख्या 25 है। इन 25 प्रश्नों में आप अपने आप को जज करके देखिए आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं, आपकी तैयारी किस स्तर तक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। तुम ज़्यादा खाना खाते हो। शब्द ज़्यादा में कौन सा विशेषण है? इस ज़्यादा शब्द में कौन सा विशेषण है ये पहचानना है। इसका सही विकल्प है परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि इसमें एक परिमाण यानी मात्रा का बात कही गई है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण वे सभी विशेषण होते हैं जिसमें ज़्यादा, कम, अधिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाए, या फिर वे संख्याएं जिनके पहले कोई ना कोई मात्रक लगा हो, यानी उनको मापा या तौला जा सके। मात्रक लगा हो मतलब वे सभी संख्याएं जिनको तौला जा सकता हो, तौल में बात कही जाए, वे सभी परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण ये वे विशेषण होते हैं जो सर्वनाम के प्रयोग से बनाए जाते हैं। सर्वनाम आप जानते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये सभी सर्वनाम हैं। और इन सर्वनामों का प्रयोग करके जो विशेषण बनाए जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यह गुड़िया मेरी है, यह गुड़िया मेरी है। इसमें देखिए ये जो गुड़िया है, इस गुड़िया की क्या विशेषता है कि यह यानी पर्टिकुलर इस गुड़िया की बात कर रहा है, इसलिए इस पूरे सेंटेंस में यह सार्वनामिक विशेषण होगा। वहीं गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिसमें किसी के गुण धर्मों की बात कही जाए, वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो। इसमें तुम्हारी विशेषता क्या है कि ईमानदारी आपकी विशेषता हुई, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं का ज्ञान हो, जैसे 2, 3, 4, 5, या फिर 3.25, 3.25, ये सब संख्याएं किसी भी तरह की संख्याएं हो, उनका अगर बोध हो रहा है तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर होता है कि संख्यावाचक विशेषण संख्याओं के रूप में ही आएंगे, जबकि परिमाणवाचक विशेषण उनके एक मात्रक, एक तौल या इस तरह से कोई चीज़ इनके साथ में लगी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधन स्कार या बहिर्धन कार, या फिर बहि धनकार, या फिर बहिष्धन आकार। इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या सी, बहिधन कार। और बहिधन कार यानी बहिष्कार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग संधि होगी क्योंकि इसमें विसर्गों का प्रयोग किया गया है। जब भी कभी आदि शा आपको दिखाई पड़ जाए, वो चाहे कोई भी शा हो, सा और शा, इन सब में से दंत हो, तालव्य हो या मूर्धा हो, इनमें से कोई भी आदिशा दिखाई पड़ जाती है अगर किसी भी शब्द के बीच में, तो वो हमेशा विसर्ग संधि ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3, रंगहीन में कौन सा समास है? रंगहीन शब्द से को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है? रंग से हीन। रंग से हीन यानी रंग से अलगाव होने की बात कही जा रही है। जहाँ पर भी अलगाव होने की बात कहेगा वहाँ हमारा सही विकल्प होगा अपादान तत्पुरुष।
तो इसमें कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष। वहीं करण तत्पुरुष कहां पर होता है? जहां पर से का तो लोप होता ही है, साथ में ये के द्वारा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीकृत यानी तुलसीदास जी द्वारा रचित या तुलसीदास द्वारा कृत। वहीं कर्म तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार यानी चिड़िया को मार, यहां पर को शब्द का लोप हुआ है, इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। तो कंफ्यूजन की पॉइंट यहां पर यह बनता है कि अपादान में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और करण में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अंतर यह होता है अपादान में अलगाव के लिए से विभक्ति चिन्ह आता है, जबकि करण में किसी के द्वारा के लिए आता है। कोई भी चीज किसी के द्वारा की जाए तो वहां पर करण तत्पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करपट का तत्भव रूप है। करपट का तत्भव रूप क्या होता है? कपड़ा। वहीं कपूर किसका तत्भव होता है? कपूर कर्पूर का तत्भव रूप होता है। कर्पूर क्या है? तत्सम। और कपूर क्या है? तत्भव। तत्सम वो शब्द होते हैं जो पुराने समय में प्रयोग किए जाते रहे हो, संस्कृत भाषा से अधिकतर रिलेटेड होते हैं। इसमें संस्कृत के कई शब्दों का प्रयोग मिल जाता है हमें। वहीं अगर हम तद्भव की बात करते हैं तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से धीरे धीरे रूप बदलते हुए आज के समय में प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 343 या फिर 342। इसका सही विकल्प है अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 17 और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ये संविधान से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इस प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा से संबंधित है? 343। भाषाएं कितनी हैं? 22। सूची कौन सी है? 8वीं। भाग कौन सा है? 17वां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? किसी भी एक शब्द का अगर हमें अर्थ स्पष्ट करना हो तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका वाक्य प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि रंग बिरंगा, यह एक शब्द है रंग बिरंगा। अब इस रंग बिरंगा का क्या अर्थ है, यह इस तरह से नहीं जाना जा सकता। अगर हम इसका प्रयोग किसी वाक्य में कर देते हैं, जैसे रंग बिरंगा पार्क, रंग बिरंगा महल, तो हमें समझ में आ जाता है कि रंग बिरंगा से आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। इसलिए शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तरीका वाक्य प्रयोग होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वहीं वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकसित में प्रत्यय है। विकसित में विक प्रत्यय है या फिर सित प्रत्यय है या ता या फिर इत। ये प्रत्यय क्या होता है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है प्रत्यय और उपसर्ग में।
कौन सा पहले लगता, शब्द के प्रारंभ में लगता है, कौन सा बाद में लगता है, इस बात में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी गलतियों से हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो हम देखते हैं इनमें मेन अंतर क्या होता है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। देखिए, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, शब्द के आगे लगता है। अगर हम इस आगे में ये चीज़ हटा देते हैं तो देखिए ऊ टाइप का दोनों बन रहा है हमारा। तो उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। पूछा जा रहा है विकसित में प्रत्यय है, यानी विकसित शब्द में पीछे की तरफ कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसका सही विकल्प होगा डी, इत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो गीतावली, गीतावली, दोहावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तथा इनकी भाषा अवधी थी। ये अवधी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। वहीं अगर सूरदास की बात करें, सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी भाषा कौन सी हुआ करती थी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में ये अपनी सभी रचनाओं को रचते थे। जायसी, जायसी की प्रमुख रचनाएं अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, अखरावट और आखिरी कलाम, आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं बिहारी की बात करें तो बिहारी ने, इनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी सतसई नामक रचना इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तुलसीदास। तुलसीदास ने कवितावली की रचना की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुंडलियां छंद निम्न में से किन दो छंदों के मेल से बनता है? ये जो कुंडलियां होता है उनमें दो छंदों का प्रयोग होता है। वे दो छंद कौन कौन से होते हैं? एक तो रोला होता है और दूसरा, एक तो दोहा और दूसरा रोला। इन दोनों के मेल से कुंडलियां बनता है। वहीं रोला और उल्लाला के मेल से छप्पय बनता है। अधिकतर एग्जामों में इनकी मात्राओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दोहा, दोहे में मात्राएं 13-11 होती हैं, 13-11। और वहीं रोला में 24 मात्राएं होती हैं। और उल्लाला की अगर हम बात करें, उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। वहीं अगर हम सोरठा की बात करें तो इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राएं होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाक रगड़ना का अर्थ है, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ने का अर्थ क्या? नाक में चोट लगना? बिल्कुल नहीं हो सकता। इज्जत देना? नहीं हो सकता। चापलूसी करना? नाक रगड़ना मतलब चापलूसी करना? नहीं हो सकता। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है वे दो चीज़ों से मिलकर बनता है, स्वर और व्यंजन। इन दोनों से मिलकर के वर्णमाला का निर्माण होता है। अगर हम स्वरों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। और वहीं अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे
33 होते हैं। और ये 52 क्या है, बार बार कंफ्यूज करता है। 52 क्या है, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये 3 पॉइंट आप अच्छी तरीके से याद कर लें, नोट डाउन कर लें। और अगर हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, तो प्लीज़ इसे कर लें तथा अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंदी का पहला पत्र है, क्या इतिहास, तिमिरनाशक है, या फिर बनारस अखबार है, उदंत मार्तंड है, या फिर संवाद कौमुदी है? इसका सही विकल्प क्या है? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। यह एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था और इसको प्रकाशित कौन करता था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा ये संपादित किया गया। पंडित जुगल प्रसाद शुक्ल। वहीं अगर हम बनारस अखबार की बात करें तो बनारस अखबार हिंदी का पहला अखबार नहीं था। इतिहास, तिमिरनाशक भी नहीं हुआ। और संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी के विषय में जानकारी एक ये ले लेते हैं कि इसके संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इसके संपादक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। घा वर्ण का उच्चारण स्थल है। घा वर्ण का उच्चारण स्थल क्या होता है? कंठ होता है। घा वर्ण जितने जो भी वर्ण हमारे, जैसे का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, घा हुआ और अंगा, ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थल कंठ होता है। वहीं अगर हम दंत की बात करते हैं तो टा हुआ, ठा हुआ, दा, धा और ना, ये सभी दंत व्यंजन होते हैं। वहीं तालु व्यंजन चा, छा, जा, झा, या, ये सभी तालु व्यंजन होते हैं। मूर्धा टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ये हमारे मूर्धा व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राम ने कहा कि तुम पागल हो, वाक्य किस प्रकार का है? राम ने कहा कि तुम पागल हो, इस पूरे वाक्य में ये जो की शब्द है इसको आप पकड़ के चलिए। ये की शब्द किन वाक्यों में लगता है? क्या सरल वाक्यों में लगता है? जी नहीं। क्या ये मिश्रित वाक्यों में लगता है? तो हाँ, ये विकल्प सही है। संयुक्त वाक्यों में बिल्कुल नहीं। और ये प्रश्नवाचक वाक्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। मिश्रित वाक्य वे सभी वाक्य होते हैं जिसमें की शब्द का प्रयोग हो, या फिर वे शब्द जिसमें जो लगा हो, जैसे जो कि, जैसा, इस तरीके से, या फिर युगल अगर शब्द आ जाए, जैसे कि जैसा वैसा, इधर उधर, युगल शब्दों का अगर प्रयोग हो जाता है, वे सभी शब्द मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इस वाक्यों को पहचानने के लिए एक हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि सरल, मिश्रित, संयुक्त वाक्य क्या क्या होते हैं और इनको कैसे हम एग्ज़ाम टाइम पे सॉल्व करेंगे। बड़े ट्रिकी माध्यम से आपको बताया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। वहीं मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि कहलाते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहते हैं। इनकी रचना कौन सी है? भारत भारती इनकी प्रमुख रचना है। अगर हम निराला की बात करें तो इनको क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी कवि निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका हो गई, परिमल हो गई और तुलसीदास हो गई, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
ध्यान रखना, तुलसीदास, इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुलसीदास रचना किसकी है। विकल्प में तुलसीदास सबसे पहले ऑप्शन देते हैं और लड़के उसी पर टिक मार के चले आते हैं, जबकि तुलसी रचना निराला की है। इसको नोट करके रखें आप। विद्यापति, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये आदिकाल के कवि थे। इनकी प्रमुख रचना पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विराम चिन्हों के प्रतिपादक किसे माना जाता है? विराम चिन्ह टोटल कितने होते हैं? 20। आचार्य कामता प्रसाद विराम चिन्हों के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर हम भामह की बात करते हैं तो भामह अलंकार के प्रवर्तक हैं, भामह अलंकार से संबंधित हैं। अगर एग्जाम में कल को यह प्रश्न आ जाए अलंकार के प्रतिपादक कौन है, तो हमारा विकल्प क्या होगा? भामह। वहीं भरत मुनि की अगर हम बात कर लें तो भरत मुनि रसों के प्रवर्तक हैं, रसों के प्रवर्तक हैं। और पिंगल, आचार्य पिंगल, ये छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। इन चारों नामों को आप एक बार फिर से कंफर्म कर लें सही से, क्योंकि ये कंफ्यूजन के पॉइंट होते हैं। भामह अलंकार से संबंधित हैं, भरत मुनि रस से संबंधित हैं, कामता प्रसाद विराम चिन्हों से संबंधित हैं, वहीं पिंगल छंद शास्त्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास, तुलसीदास। ये किस भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस? क्या ब्रज भाषा में लिखी गई है, या फिर सदुक्कड़ी भाषा में, या फिर मैथिली भाषा में, या फिर अवधी भाषा में? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या डी, अवधी भाषा। रामचरितमानस का निर्माण अवधी भाषा में तुलसीदास ने किया था। और सदुक्कड़ी भाषा ये किसकी है? ये कबीरदास की सदुक्कड़ी भाषा होती है, कबीरदास की सदुक्कड़ी भाषा है। और ब्रज भाषा में कौन रचना करते हैं? ये सूरदास करते हैं, सूरदास की ब्रज भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? बचपन में बहुत कहानियां सुना करते थे पूस की रात। आज जानते हैं पूस की रात के रचनाकार कौन है। तो पूस की रात के रचनाकार प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में आती हैं उनको देख लेते हैं। प्रेमचंद ने गबन लिखा, गोदान लिखा और नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। वहीं दिनकर ने उर्वशी इनकी प्रमुख रचना है। इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और निराला को, जैसा कि पीछे भी बताया जा चुका है, इन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और जगनिक इनकी रचना है परमाल रासो, परमाल रासो। आला उदल की पूरी कहानी से संबंधित है इनकी यह रचना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? भूतपूर्व, भूतपूर्व का मतलब क्या होता है? जो पीछे हो चुका हो। अभूतपूर्व यानी जो पीछे ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व बोलें। अप्रत्याशित, जिसकी कल्पना ही ना की जा सके कि ये होगा भी, यानी वो नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। और अकल्पनीय, यानी जिसकी हम कल्पना ना कर सकें कि यह काम होगा या नहीं होगा, कल्पना से परे अकल्पनीय होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द है। क्या ये क्रिया है या विशेषण या फिर क्रिया विशेषण है? तो इसमें धीरे धीरे शब्द क्या होगा? इसमें क्रिया विशेषण होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। जब भी कभी नहीं वाला प्रश्न आता है आप लोग सबसे पहले नहीं वर्ड को अंडरलाइन करें, क्योंकि ये नहीं वर्ड के कारण एग्जाम में कई लोगों से कई सवाल गलत हो जाते हैं। तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ये शब्द हमें निकालना है। घोड़ा अश्व का पर्यायवाची होता है, मतलब ये कह सकते हैं घोड़े का पर्यायवाची अश्व होता है, और घोड़े का ही पर्यायवाची घोटक होता है होता है, बाज भी होता है और तुरंग भी होता है। ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन कटक घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कटक किसका पर्यायवाची है ये भी जान लेते हैं। कटक का मतलब होता है फौज या फिर सेना या फिर पलटन, ये सभी कटक के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस क्या 14 सितंबर को मनाया जाता है? जी हाँ, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो फिर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। गांधी जयंती। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? क्या चाकू या फिर खिड़की या पपीता या फिर गमला, इनमें से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? तो ये जो खिड़की है ये विदेशी शब्द नहीं है, चाकू भी विदेशी होता है, पपीता भी विदेशी शब्द है और गमला भी विदेशी शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन इक्विरेट सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जब भी कभी प्रश्न में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की बात करें तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उस शब्द को किसी न किसी वाक्य में वाक्य प्रयोग करके देख लें, तो अब तुरंत पता चल जाता है कि यह कौन सा लिंग है। देखिए सवाल, सवाल अच्छा होता है, इसमें क्या आया? होता है। होता है से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। पियानो बजाया जाता है, पियानो बजाया जाता है, तो जाता है से क्या पता चला कि ये भी पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग। बातचीत होती है, बातचीत होती है, होती है से क्या पता चला कि यह है स्त्रीलिंग। और जवाब दिया जाता है, दिया जाता है, जाता है से क्या पता चल गया कि यह पुल्लिंग है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? बातचीत। बातचीत हमारा स्त्रीलिंग का एक शब्द है। क्वेश्चन नेक्स्ट, यहां से हुए सारे प्रश्न समाप्त। और अभी तक अगर आपने लाइक बटन ना दबाया हो तो प्लीज़ दबा दें, सब्सक्राइब कर दें और तथा अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।